हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 9th बायोलॉजी फाउंडेशन कोर्स के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक डीपीपी सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली इस डीपीपी में आपको क्वेश्चंस मिले होंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल पर एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स टॉपिक के ऊपर। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हमें सॉल्व करना है DPP। ठीक है, चलो ओके। तो आज के इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो, पहला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि डैश कॉइंड द टर्म सेल। ये जो टर्म है ना सेल, ये कौन लेकर के आया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी परकिंजी, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक एंड लास्ट ऑप्शन डी लेवेनहुक। तो इस सवाल का जवाब तो हम सभी को पता होना चाहिए कि इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही थे वो ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था। और ये जो टर्म है ना सेल्स या सेल, ये वही लेकर के आए थे। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। ये नहीं कि नाम देख लिया पहले ही ऑप्शन में रॉबर्ट तो ऑप्शन ए को ही टिक कर दिया। अरे सरनेम भी तो देखो, रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था। और ये जो टर्म है सेल, ये वही लेकर के आए थे। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट, रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665। बिल्कुल सही है। ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर 1668 दिया रहता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, है ना। तो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन या साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल्स इन 1665। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सही है मतलब क्या? हमारे सवाल का जवाब नहीं हो सकता। सेकेंड, ही एग्जामिन्ड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ डिजाइंड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। बिल्कुल सही बात है। ओक ट्री था, स्पेनिश ओक ट्री था, जिसके बार्क से कॉर्क को ऑब्टेन किया गया था और उसी कॉर्क की थिन स्लाइसेस को रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया था। ये भी सही है। ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड या ऑब्जर्व्ड लिविंग कॉर्क सेल्स। नो, ये बात सच है कि सेल्स की डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स डिस्कवर करे थे वो डेड थे, है ना। तभी तो उन्होंने बोला था कि थिन कॉर्क स्लाइस में ऐसा लगता है कि एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं। थिन कॉर्क स्लाइस को जब रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा था, तो डेफिनेटली उनके ऑब्जर्वेशंस ये थे कि यार इस कॉर्क स्लाइस में तो मुझे कुछ छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो कंपार्टमेंट्स, वो रूम कैसे थे? खाली थे, एम्प्टी थे। तो एम्प्टी रूम्स क्यों थे, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स क्यों थे? क्योंकि वो जो सेल्स थे ना कॉर्क के, वो डेड थे। तो ये लिविंग सेल्स तो बहुत ही गलत है। इसका मतलब डेफिनेटली हमारे सवाल का सही जवाब यही होगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है, गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया है। द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कोम एंड कंसिस्टेड ऑफ मेनी टाइनी कंपार्टमेंट्स। ये भी बिल्कुल सही है। याद करो, मैंने आपको मजाक में समझाया था कि रॉबर्ट हुक की जो है ना बुआ का फ़ोन आया
कि रॉबर्ट तूने जो तेरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसे हैं। तो उन्होंने बोला कि बुआ मैंने डायग्राम तो बनाया है, आप उसे देख लो। तो बुआ ने बोला मैं नहीं बना सकती, मतलब मैंने नहीं देखा तेरा डायग्राम, तेरी ड्राइंग, तो मुझे फ़ोन पे बता दे कि कैसे जो है ना मतलब तुझे कॉर्क स्लाइस के अंदर तुझे क्या दिखाई दिया। तो फिर रॉबर्ट हुक ने रिलेट किया कि बुआ आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, हनीकॉम्ब देखा है, उसमें जैसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही कंपार्टमेंट्स कॉर्क स्लाइस के अंदर भी मुझे दिखाई दिए। तो ये मजाक की बात थी, लेकिन डेफिनेटली रॉबर्ट हुक ने हनीकॉम्ब में, बिहाइव में जो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ रिलेट किया था कॉर्क स्लाइस में दिखने वाले कंपार्टमेंट्स को, सेल्स को। ठीक है, चलो, तो गलत स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ऑप्शन सी वही होगा हमारे सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट, लेवेनहुक डिस्कवर्ड, एंटोइन वैन लेवेनहुक ने क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल्स, बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम तालाब के पानी में, याद आया? प्रोटोजोअन्स, डेफिनेटली। रेड ब्लड सेल्स एंड ह्यूमन स्पर्म सेल्स, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या, इस सवाल का सही जवाब तो भाई ऑप्शन डी होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल्स को डिस्कवर किया था, और लेवेनहुक ने बेसिकली उनके टाइम पे थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप आ गया था कुछ सालों बाद, तो एडवांस माइक्रोस्कोप की मदद से लेवेनहुक ने लिविंग सेल्स को, सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था तालाब के पानी से, है ना। तो प्रोटोजोअन्स हो गए, बैक्टीरिया, आरबीसीज, ह्यूमन स्पर्म सेल्स, मतलब बेसिकली सबसे पहले तो उन्होंने डिस्कवर किए थे क्या, बैक्टीरिया तालाब के पानी में, फिर इसके बाद में प्रोटोजोअन्स, फिर आरबीसीज, ह्यूमन स्पर्म सेल्स। तो मतलब सही, ये रॉबर्ट हुक के बारे में यहाँ पर सब कुछ सही दिया गया है, तो हम डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब क्या करेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने कॉइन किया था? शील्डन, श्वैन, परकिंजी या डुजार्डिन? अब आप बोलोगे कि मैम ये जो डुजार्डिन है ये तो कोई नए साइंटिस्ट है, इनका तो हमने नाम सुना ही नहीं है। एक्चुअली डुजार्डिन ही थे वो जिन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को देखा था, लेकिन उसका नाम उन्होंने सारकोड रखा था। क्या रखा था? सारकोड। फिर इसके बाद में आए परकिंजी। परकिंजी ने सिमिलर मटेरियल ऑब्जर्व किया प्लांट सेल्स में, और फिर उसको नाम रख दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो टर्म है ना प्रोटोप्लाज्म, जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म, ये कौन लेकर के आया था? तो परकिंजी। पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर परकिंजी, मैंने आपको याद करवाया था। तो इनको भी आपको नहीं भूलना है, डुजार्डिन को भी आपको नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यही सबसे पहले डिस्कवर करे थे प्रोटोप्लाज्म को, लेकिन नाम उन्होंने उसका सारकोड रखा था। वो तो आए थे परकिंजी जिन्होंने सिमिलर मटेरियल ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल्स में, और नाम रख दिया क्या उसका, प्रोटोप्लाज्म। तो इसलिए यहाँ पर सवाल है कि हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? योर आंसर शुड बी ऑप्शन सी, परकिंजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट बॉडी सेल्स की बनी होती है, ये किसने बताया था? ऑप्शन ए रुडोल्फ वर्काउ, ऑप्शन बी एम.जे. शील्डन, ऑप्शन सी टी श्वैन, या लास्ट ऑप्शन डी डुजार्डिन। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी शील्डन। शील्डन आए थे जिन्होंने बताया था कि यार प्लांट्स जो है ना वो प्लांट सेल्स के बने होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ये किसने बताया था? रुडोल्फ वर्काउ, शील्डन, श्वैन या डुजार्डिन? तो डेफिनेटली वो थे श्वैन, टी श्वैन। श्वैन ने आकर के बोला था कि यार एनिमल्स की बॉडी बनी होती है सेल्स की, प्लांट बने होते हैं सेल्स के, प्लांट बॉडी बनी होती है सेल्स की, ये बताया था शील्डन ने, और एनिमल्स या एनिमल्स की बॉडी बनी होती है सेल्स की, वो आकर के बताया था हमें श्वैन ने। ओके नेक्स्ट, सेल थ्योरी इज गिवन बाय, एक मिनट, हाँ, सेल थ्योरी इज गिवन बाय। फिर ये जो शील्डन और श्वैन थे ना, इन्होंने बोला यार अपन तो ऑलमोस्ट सेम बातें कर रहे हैं। शील्डन बोल रहा है कि भाई प्लांट्स बने होते हैं प्लांट सेल्स के, श्वैन बोल रहा है कि भाई एनिमल्स बने होते हैं एनिमल सेल्स के या सेल्स के।
हालांकि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस होते हैं। एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकाला गया कि भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं सेल्स के, है ना। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बन गया सेल थ्योरी का। तो शील्डन और श्वैन ने मिलकर के क्या करा था, सेल थ्योरी दी थी। तो इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी। इसमें से क्या सही है सेल थ्योरी के बारे में, करेक्ट पूछा गया है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एग्जैक्टली जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको एक ऑर्गेनिज्म बनाना है, उसके स्ट्रक्चर को बनाना है, तो आपको सेल्स चाहिए होंगे। अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे तो सेल्स क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इसीलिए सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ओनली ए तो नहीं, बोथ ए एंड बी ये सही है कि दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट्स हैं सेल थ्योरी के। ठीक, चलो नेक्स्ट, ओमनिस सेलुला इज सेलुला। ऑप्शन ए मीन्स ऑल द लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बिल्कुल सही बात है। रुडोल्फ वर्काउ ये आइडिया लेकर के आए थे कि भाई ओमनिस सेलुला इज सेलुला, कि जो अभी सेल्स बन रहे हैं ये आ कहाँ से रहे हैं, तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आ रहे हैं। ऑप्शन बी मीन्स सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं होता। ऑप्शन सी प्रेजेंटेड बाय रुडोल्फ वर्काउ, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे क्योंकि ऑप्शन डी बोल रहा है कि ए और सी दोनों सही हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स, वन सेल या मल्टीपल सेल्स। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो बी और सी में कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हो सकता है कि उसकी बॉडी में जितने भी सेल्स हो वो सिंगल टाइप के हो, एक ही टाइप के हो, जबकि ऐसा नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी केवल एक ही सेल से बनती है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी वन सेल। ये मत सोचना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में केवल एक ही तरह के सेल्स होंगे, सिंगल टाइप के सेल्स होंगे, सिंगल टाइप नहीं, एक ही सेल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लामाइडोमोनास, बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्लामाइडोमोनास इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर दिया है मैंने, तो घबराना मत। क्लामाइडोमोनास क्या है, एक एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। सही है या नहीं, बिल्कुल सही है, मना मत करना। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, मतलब कि ये तो हमारे सवाल का सही जवाब हो नहीं सकता। नेक्स्ट, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंजरी टू सेल कॉजेज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है भाई। ले दे करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केवल एक ही तो सेल है, और अगर वो भी डैमेज हो गया, वो भी इंजरी, उसमें भी इंजरी हो गई, तो गया ऑर्गेनिज्म, है ना, तो डेथ तो हो जाएगी, ये भी सही है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंजरी या डेथ ऑफ सम सेल्स विल नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म एज दे गेट रिप्लेस्ड, सही बात है। हम गिरते पड़ते हैं, हमें चोट लगती है ना, तो यहाँ पर अगर हमारे यहाँ पे सपोज हम ऐसे गिरे हैं कि मुझे यहाँ पर चोट लग गई है ना, तो यहाँ के अगर सेल्स डैमेज हो भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं मर थोड़ी ना जाऊँगी। क्यों, क्योंकि जो सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं अच्छे वाले सेल्स से। तो ये भी सही है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जर्म सेल पार्टिसिपेट्स इन द रिप्रोडक्शन, ये बात सही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन उनकी बॉडी में जो इकलौता सेल है ना, वही इकलौता सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड जर्म सेल नहीं होता है ना। जर्म सेल तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के चोचले हैं, उनमें होते हैं। यहाँ पे तो जो एक सेल होगा वही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो एक सेल जर्म सेल नहीं होता है, वो उनकी बॉडी का ही सेल होता है। तो ये गलत है, इसका मतलब यही है क्या, हमारे सवाल का सही जवाब। ओके, नेक्स्ट, डिविजन ऑफ लेबर इज ऑब्जर्व्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही हमको डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है कि नहीं भाई। जब इतने सारे सेल्स होंगे बॉडी के, जब इतने सारे सेल्स होंगे बॉडी में, तो हम कुछ सेल्स को बोलेंगे कि बेटा तुम करो डाइजेशन, बाकी को बोलेंगे बेटा तुम करो रेस्पिरेशन, कुछ और को बोलेंगे बेटा तुम करो क्या, एक्सक्रीशन। तो जब बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं, जब बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो ही हम क्या करते हैं, उन सेल्स के बीच में काम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब अगर बॉडी में एक ही सेल होगा तो फिर कैसे काम डिवाइड होगा। एक ही सेल क्या करेगा, सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, है कि नहीं। तो बॉडी में जब बहुत सारे सेल्स होंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, हम काम डिवाइड कर सकते हैं सेल्स के बीच में। लेकिन अगर बॉडी में एक ही सेल है तो कैसे काम डिवाइड होगा भाई, एक ही सेल सारे काम करेगा।
तो क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये मल्टीसेलुलर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। ईस्ट पैरामीशियम ये दोनों ही क्या है, मतलब क्लामाइडोमोनास, ईस्ट एंड पैरामीशियम ये तीनों ही क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी बॉडी में एक ही एक सेल है, तो एज सच कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलेगा। किस में मिलेगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल। याद आया, स्पर्म होता है, ओवम होता है, फ्यूज होता है, तो क्या बन जाता है, जाइगोट। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है। जाइगोट में फिर क्या होते हैं, लगातार डिवीजन होते जाते हैं, जाइगोट में फिर लगातार डिवीजन होते जाते हैं, जिसके कारण एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस से फिर एक बच्चा जो है बन करके रेडी हो जाता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की भी शुरुआत कहाँ से होती है, सिंगल सेल जाइगोट से ही होती है। ठीक है, चलो। A prokaryotic cell have a well developed nucleus? No. Nucleoid? Yes. इसको देख करके खुश मत हो जाना कि जय माता दी बी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया या बी ऑप्शन पे टिक कर दिया। अरे नीचे भी तो देखो, साइटोप्लाज्म भी तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसका मतलब क्या कि सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, कि न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म दोनों होता है। ठीक है, चलो। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, बिल्कुल सही बात है। सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, बिल्कुल सही बात है। प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूकैरियोट्स, बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, नहीं, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। राइबोसोम मतलब कि प्रोटीन फैक्ट्रीज, वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम्स होते हैं। वो सही बात है कि बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वो सब एब्सेंट है, लेकिन राइबोसोम्स तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन डी गलत होगा, इनकरेक्ट ही पूछा गया है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस? वायरसेस और सेलुलर स्ट्रक्चर ना, नॉन सेलुलर होते हैं। बताइए, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। नॉन सेलुलर होते हैं वायरस, उनमें कोई सेल नहीं होते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है उनका वो एक प्रोटीन कोट में कवर्ड होता है, तो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे पोजेसेस जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, बिल्कुल सही बात है। दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर लिविंग बॉडी, बिल्कुल सही बात है। वंस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे यूज होस्ट सेल मशीनरी टू रिप्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है। गलत कौन सा है, ऑप्शन ए, तो वही क्या होगा हमारे सवाल का सही जवाब। In multicellular organisms, all the cells are same shape and size. अरे multicellular organisms में cells का shape and size same रहता है ना भाई ना, बहुत गलत है ये तो। In multicellular organisms, the shape of the cells depends upon the position in the body, specific functions which they perform, and their interaction with neighboring cells. ये भी बिल्कुल सही बात है ना, ये सही है। All the cells perform the same functions. अरे नहीं भाई, इतने सारे सेल्स हमारी बॉडी में, कुछ सेल्स करेंगे डाइजेशन, कुछ करेंगे एक्सक्रीशन, कुछ करेंगे रेस्पिरेशन, कुछ करेंगे रिप्रोडक्शन। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, सारे के सारे सेल्स जो सब के सब एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। गलत है ये तो। बोथ बी एंड सी, नहीं, बोथ बी एंड सी भी नहीं। सबसे सही कौन सा है, बी, उसी को मार्क करेंगे। सबसे सही क्या, वही है सही, बाकी सब तो गलत है, बकवास। ठीक है, चलो। इफ देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछ रहा है कि इफ द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आईपीस इज 10x एंड द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 10x, द मैग्निफिकेशन विल बी, बड़ा आसान है, 10x इंटू 10x कितना हो जाएगा, 100x। याद आया, प्रीवियस सेशन में सिखाया था मैंने। इसका मतलब क्या है कि अगर आईपीस 10 टाइम्स मैग्नीफाई करता है और ऑब्जेक्टिव लेंस भी 10 टाइम्स मैग्नीफाई करता है, तो जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो आपको कितना मैग्नीफाइड दिखेगा, उसकी इमेज 100 टाइम्स, है ना। चलो नेक्स्ट, वाई डू वी यूज स्टेन फॉर माउंटिंग द स्लाइड, गिव द यूज ऑफ ग्लिसरीन इन द स्लाइड प्रिपरेशन। हम स्लाइड को स्टेन क्यों करते हैं, तो बेसिकली स्लाइड में जब हम कोई सेल्स को देखते हैं ना, तो सेल्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स के ऊपर जब हम कोई स्टेन डालते हैं तो उस स्टेन का कलर वो कंपोनेंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण वो जो सेल के कंपोनेंट्स हैं ना, वो अलग से हाईलाइट होने लगते हैं। और अगर हाईलाइट होंगे तो हमको बेहतर तरीके से माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगे। ग्लिसरीन हम क्यों डालते हैं, ताकि जो हमारा स्पेसिमेन है वो गीला रहे और जो ऑब्जर्वेशंस है वो और क्लियर हो। इसके अलावा
स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो ये भी मैं आपको बता चुकी थी। ये स्मॉल होते हैं साइज़ में, ये बड़े होते हैं, इनके पास न्यूक्लियोइड होता है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सिंगल क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस एब्सेंट इनमें प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट इनमें प्रेजेंट। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, आपको पता होने चाहिए। एनीवेज, तो आज की सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।